ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट। विज्ञान विषय में हम चर्चा कर रहे थे कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में। और कार्बन के जो यौगिक थे उनमें अपन ने कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। और आज की कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले। उन दैनिक जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में आज का कक्षा में अपन चर्चा कर रहे हैं। और उनमें पहला कार्बनिक यौगिक अपने होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ जो यौगिक है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। इसको शॉर्ट में CFC भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CFC भी कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मतलब इसमें क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो और कार्बन हो, ऐसे यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम है फ्रियोन। क्या नाम है? फ्रियोन भी इनको कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? फ्रियोन। फ्रियोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को। अब अपन चर्चा करेंगे इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे बनाया जाता है या फ्रियोन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले मैं एक बार इसकी परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं। वह कार्बनिक यौगिक जो क्लोरीन में देखो अपन इसको पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन भी इसको कहा जा सकता है। देखो एल्केन नाम आ रहा है, इसका मतलब इन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन का मतलब क्या हुआ? जिन यौगिकों में कार्बन के मध्य क्या पाया जाता हो? सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। अर्थात इन यौगिकों में कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, कहीं पर भी द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड का काम नहीं होगा। उसके बाद में पॉली का मतलब बहुत सारे, क्लोरीन और फ्लोरीन, बहुत सारे क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर के क्या बनाएंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करते हैं। अब अपन फ्रियोन का एक निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं फ्रियोन में। फ्रियोन का निर्माण, फ्रियोन का निर्माण करेंगे अपन। एक तो लेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी अभिक्रिया अपन करवाएंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड से। किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से, HF से। कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 के लिए टेट्रा आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसकी अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड से। अब एक उत्प्रेरक लेंगे अपन यहाँ पर SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। इनका उपयोग करते हुए इसकी उपस्थिति में अपन क्या बनाएंगे? फ्रियोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और फ्रियोन कौन सा बनेगा? फ्रियोन 11। कौन सा बनेगा? फ्रियोन 11 का यहाँ पर निर्माण होगा। अर्थात CCl3F प्राप्त होगा और साथ में ये हाइड्रोजन जो है इस एक क्लोरीन से विक्रिया करके HCl बना देगा। क्या बना लेगा? HCl। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवा रहे। किससे करवा रहे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हाइड्रोजन है H और ये क्या है? फ्लोरीन F।
इसकी अभिक्रिया अपन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा, CCl3F अर्थात फ्रियोन 11। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कार्बन कितने ट्राइक्लोराइड, कितने ट्राइक्लोराइड और फ्लोराइड। चलो इसको सही रूप से लिखते हैं, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, मोनो का मतलब एक के लिए मोनो, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए मेथ, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अब इसमें कार्बन के मध्य सभी में सिंगल बॉन्ड कैसे है, देखो इसकी संरचना बनाते हैं हम। कार्बन तीन साइड में तो क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन 1 2 और 3, क्या जुड़ गया, क्लोरीन। तीन तो क्लोरीन जुड़े हुए, एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 ही होती है, होती है नहीं होती, तो ये कार्बन की संयोजकता चारों कंप्लीट हो गई। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का, एल्केन का। और एल्केन के लिए अनुलग्न क्या लगता है, एन, और कार्बन एक का तो क्या बन गया, मेथेन बन गया। कौन सा मेथेन बना, ट्राइक्लोरो, मतलब तीन तो क्लोरीन है, ट्राई, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए टेट्रा। यहाँ पर 4 था तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, यहाँ पर 5 है तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और कौन सा, ट्राइक्लोरो। और क्लोरीन कितना है, एक है तो एक के लिए मोनो फ्लोरो, और क्या बचा, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मेथ प्लस एन मेथेन। ये बन गया अपने पास में फ्रियोन 11। ये क्या है, फ्रियोन 11 बन गया अपने पास। तो ये हो गया फ्रियोन का निर्माण, फ्रियोन का निर्माण, ठीक है। ये फ्रियोन बनाने की विधि है, फ्रियोन बनाने के निर्माण करने की विधि है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन फ्रियोन का नामकरण करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण देखो किस प्रकार होता है। फ्रियोन का नामकरण होता है फ्रियोन अक्ष वाई और जेड, अक्ष वाई जेड से। यहाँ पर ये अक्ष वाई और जेड क्या है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अक्ष बराबर होता है कार्बन की संख्या में से 1 माइनस करके लिखना। किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या जितनी है उसमें से 1 माइनस करके उसकी संख्या लिख दो, वो तो हो जाएगा अक्ष। वाई की जगह क्या लिखना है, वाई की जगह लिखना हाइड्रोजन की जितनी संख्या है उनमें 1 जोड़ करके लिखना, जितने हाइड्रोजन की संख्या उनमें क्या करना, 1 जोड़ करके लिखना। और जेड बराबर क्या है, जेड बराबर है किसी भी कार्बनिक यौगिक में फ्लोरीन की संख्या, क्या, फ्लोरीन की संख्या। ये हो गया अपने सामने नामकरण का छोटा सा मैटर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कोई भी यौगिक आपके सामने दिया हुआ है, उस यौगिक में फ्रियोन तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद में अक्ष और वाई और जेड की जगह कुछ अंक लिखने हैं अपन को। अक्ष की जगह क्या लिखना है, कार्बन की संख्या में से 1 कम करके, और वाई की जगह क्या लिखना है, हाइड्रोजन में 1 जोड़ करके, और जेड की जगह क्या लिखना है, फ्लोराइड की फ्लोरीन की संख्या। अब अपन चर्चा करते हैं इनके नामकरण को किस प्रकार अपन करेंगे। अपन करेंगे अक्ष की संख्या, यहाँ करेंगे वाई की संख्या, और यहाँ लिखेंगे अपन जेड की संख्या, ठीक है। और लास्ट में अपन कर देंगे नामकरण, ठीक है। अपन यहाँ पर आपके सामने एक अणु तो लिखा हुआ है CFCl3, कार्बन है, फ्लोराइड है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन के कितने, 3 परमाणु। तो यहाँ पर अक्ष की संख्या कितनी है, अक्ष की संख्या का मतलब कार्बन -1, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, और 1 में से 1 कम किया कितना हो गया, 0। कोई समस्या है क्या, अक्ष बराबर क्या है, C-1। किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या उसमें से 1 कम करो, कम करके लिखना है। कार्बन की संख्या 1 है, उस 1 में से अपन ने क्या कर दिया, 1 कम कर दिया, कितनी आ गई, अक्ष की संख्या 0, अक्ष का मान आ गया 0, ठीक है। फिर इसमें y बराबर क्या है, देखो y बराबर है हाइड्रोजन की संख्या +1। इसमें देखो हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो 0 हो गया हाइड्रोजन, और उसमें 1 जोड़ेंगे क्योंकि y बराबर क्या, हाइड्रोजन +1, और हाइड्रोजन की संख्या 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
1 आएगा, तो y का मान आ गया 1। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब जेड की संख्या कितनी होगी, जेड का मान होगा फ्लोराइड की संख्या, फ्लोरीन की संख्या, सॉरी फ्लोरीन कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या 1। इसमें ना कुछ प्लस करना था ना माइनस करना था। देखो वापस x का मान था C-1, y का मान था H+1 और z का मान क्या है फ्लोरीन की संख्या। यहाँ पर कार्बन 1 था तो x का मान 0 हो गया, क्योंकि 1 - 1 कितना हो गया 0। यहाँ पर y का मान कितना हो गया 1, क्योंकि y बराबर H+1 अर्थात हाइड्रोजन में 1 जोड़ना। और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं है, इसका मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। और z बराबर है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने इसमें 1 है, तो ये अपने पास में आ गया इसके x y z की संख्या। अब उसके नामकरण में अपन फ्रियोन को लिखना ही लिखना है, ये लिख दिया फ्रियोन। अब लिखो इनकी संख्या, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 1, ये बन गया अपने पास में फ्रियोन 11। क्या बन गया फ्रियोन 11। तो आपको ये अणुसूत्र देकर के पूछ देंगे इसका नामकरण कीजिए, तो इसका x y z में मान रखिए आपको ये फ्रियोन 11 नामकरण करना है। नेक्स्ट एग्जांपल अपना है CF2Cl2। अब इसमें वापस वही देखना है, कार्बन और कार्बन की x y और z, कार्बन की संख्या में 1 कम, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना है और फ्लोरीन की संख्या लिखनी है। चलो यहाँ पर x का मान कितना देखिए, कार्बन की संख्या 1 है और 1 में से 1 घटाया कितना बचा 0, x बराबर कितना आ गया 0। y बराबर क्या था H+1, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, तो हाइड्रोजन में 1 जोड़ेंगे, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 क्या जाएगा, 0 में 1 जोड़ने पर 1। z बराबर F की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 2, तो ये लिख दो यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या 2। क्या बन गया फ्रियोन 12, लिख दो, नामकरण क्या हो जाएगा फ्रियोन 12। कोई समस्या। अभी अपन इस नामकरण से अणुसूत्र भी बना करके देखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 फ्लोरीन है और 4 क्लोरीन है। इसमें x y z का मान कितना होगा, x का मान कितना, x बराबर C-1, C कितने 2 है, 2 में से 1 घटाया कितना बचा 1 बच गया। कार्बन का x का मान कितना आ गया 1, क्योंकि x बराबर क्या है C-1 और C कितने हैं 2, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा। बिल्कुल इजी नामकरण इसका। y बराबर क्या है H+1, H यहाँ पर है क्या नहीं है, तो H+1 मतलब 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया। और z बराबर क्या है फ्लोरीन की संख्या, F कितना है 2 है, ये 2। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा फ्रियोन। इतने देर तक अपन लिख रहे थे यहाँ 0 नहीं था तो 0 था तो नहीं लिख रहे थे 0 को ना, अब 1 आ गया तो इसको लिखना पड़ेगा, अर्थात फ्रियोन 112, फ्रियोन 112, ठीक है फ्रियोन 112। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल C2F3Cl3। इसमें देखो x का मान, x बराबर C-1 अर्थात कितना आ जाएगा 1, कार्बन 2 है, 2 में से 1 कम किया 1 आ गया। y बराबर क्या है H+1, H इसमें कितना ही नहीं है, लिख दो 1, ठीक है। z का मान कितना है, फ्लोरीन की संख्या कितनी है 3, फ्लोरीन कितने 3 है, इसका नामकरण क्या हो जाएगा फ्रियोन 113, फ्रियोन 113। कोई समस्या यहां तक नहीं है। अब अपन देखो इन नामकरण से ये अणुसूत्र बना करके देखते हैं। आपको मान लो दे दे कि फ्रियोन 12, फ्रियोन 12 का अणुसूत्र लिखिए, फ्रियोन 12 का अणुसूत्र लिखिए। अब फ्रियोन 12 है, इसका मतलब x का मान 0 है, y का मान 1 है और z का मान कितना है 2 है। x का मान तो 0 तभी लिखा नहीं, y का मान 1 और z का मान कितना 2। तो आप पहले तो लिख लो x बराबर 0, y बराबर 1 और z बराबर 2। कोई समस्या है क्या नहीं। x बराबर क्या था C-1, मतलब कार्बन की संख्या में से 1 घटाने पर जो उत्तर आता है वो x का मान है। x का मान 0 है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी है 1, कार्बन की संख्या कितनी है 1, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तभी 0 आएगा, कार्बन की संख्या है 1।
y बराबर था अपने पास में H+1, मतलब हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना, वो आएगा y की संख्या। अब y की संख्या यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 0 होगा। हाइड्रोजन 0 होगा तभी तो दोनों का मान 1 आएगा। y का मान 1 कब आएगा? जब हाइड्रोजन 0 हो, क्योंकि y बराबर क्या है? हाइड्रोजन +1, तो यहाँ पर 0 होगा तभी तो y का मान 1 आएगा हाइड्रोजन की जगह। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0। तो H बराबर क्या हो गया? 0, मतलब लिखना नहीं है। Z बराबर देखो 2, Z बराबर क्या है? फ्लोरीन की संख्या। किसकी संख्या? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो ये मैंने लिख दिया CF2। CF2, यहां तक तो आपके कोई समस्या नहीं है। अब क्लोरीन कितने जोड़े सर? क्लोरीन तो इस सूत्र के अंदर कहीं पर काम में ही नहीं आ रहा। मैंने आपको कहा था CH एक प्रकार का एल्केन है। क्या है? एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड से। अब क्लोरीन कितने जोड़ दें? और CH में आपको पता है क्या क्या आता है? कार्बन, फ्लोराइड और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन आता है। अब इसका मतलब इसमें कार्बन और फ्लोरीन तो आ गया, क्लोरीन हो रहेगा। अब क्लोरीन कितने जोड़ दें? आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। दो साइड तो अपन ने जोड़ दिए, क्या? फ्लोरीन, ये लो जोड़ दिए। अब बाकी जितने भी बंद बचे हैं उनमें क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि 2 फ्लोरीन जुड़ गए कार्बन से। संयोजकता कार्बन की 4 होती है, 2 साइड में क्लोरीन जुड़ गए तो 2 साइड में क्या जुड़ेंगे? क्लोरीन जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये हो गया अपने CF2Cl2। किसका नामकरण है? किसका नाम सूत्र है? ये फ्रियोन 12 का। देख लीजिए, फ्रियोन 12 क्या है? CF2Cl2। CF2Cl2। कोई समस्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलो किसी दूसरे का। चलो इसका करते हैं, फ्रियोन 113। फ्रियोन 113 का अणु सूत्र। ठीक है, वही बात, अक्ष वाई जेड बराबर निकालो। अक्ष बराबर कितना है? 1। अक्ष बराबर कितना? 1। और अक्ष बराबर आपके सामने क्या था? C-1, मतलब कार्बन की संख्या में से 1 घटाने पर अक्ष का मान आ रहा है। और अक्ष का मान अपने पास में 1 है। कितना है? 1। इसका मतलब C की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। C की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 2 होगी तभी तो उत्तर x का मान 1 आएगा। यहाँ पर C का मान 2 होगा तभी x का मान क्या आएगा? 1, क्योंकि 2 - 1 C-1, C 2 होगा तभी 1 घटाने पर क्या आएगा? x का मान 1 आएगा। और x का मान आपके सामने 1 है, इसका मतलब C कितना होगा? 2। y बराबर क्या है? हाइड्रोजन +1, और y का मान 1 ही है यहाँ पर, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या नहीं है। y बराबर कितना? 0, मतलब हाइड्रोजन जो है वो है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं। Z बराबर क्या है? Z बराबर दिया हुआ 3। Z बराबर 3, इसका मतलब Z क्या था? फ्लोरीन की संख्या, और फ्लोरीन दिया हुआ 3, मतलब F3। C2 हाइड्रोजन है नहीं, F3। चलो सूत्र लिख देते हैं, C2F3। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन लिखना नहीं है। अब क्लोरीन कितने जोड़े? वही समस्या आ रही है वापस, क्लोरीन कितने जोड़े? वही बात, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। 2 कार्बन है, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। देखो 2 कार्बन आपके सामने, ये 2 कार्बन, इन 2 कार्बन से 3 तो क्या जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन जुड़े हुए। चलो 1, 2 और 3 क्या जोड़ दिए? फ्लोरीन जोड़ दिए। ठीक है, अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी बच गई? 3 बच गई ना। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 तो फ्लोरीन जुड़ गए, एक कार्बन जुड़ गया, इसकी तो 4 पूरी हो गई। इसके लिए देखो एक कार्बन जुड़ गया, 3 संयोजकताएं बाकी है, और इन तीनों संयोजकताओं में क्या जोड़ना है? क्लोरीन, क्योंकि CFC में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है। कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन कितने जोड़ने पड़ेंगे? 3, इसका मतलब Cl3। देखो किसका नामकरण कर रहे थे? फ्रियोन 113 का। फ्रियोन 113, ये रहा C2F3Cl3। कोई डाउट है क्या? इनमें से कोई सा भी अपन ले सकते हैं, जैसे फ्रियोन 112 ले लो। फ्रियोन 112 अक्ष का मान 1 है, इसका मतलब C कितना आएगा? 2, C2, ये रहा C2। ठीक है, y का मान 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि H+1, y बराबर H+1, और इसका मान 1 ही आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 0 है। 0 में 1 जोड़ेंगे तभी 1 आएगा।
और Z बराबर दिया हुआ है 2, मतलब क्लोरीन कितना आएगा 2, तो C2F2, ये रहा C2F2। अब कार्बन क्लोरीन कितने जोड़े, वही बात जोड़ करके देख लो, C2 हो गया, 2 क्लोरीन जुड़े, 1 2 क्लोरीन जुड़ गया, ये लो F। अब कितने बच गए, 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन की 2 स्विंग कितना है, बाकी रह गए। अब देखो इसकी 1, ये 2 तो कंप्लीट है, 2 बाकी है, इसकी देखो 1 और 2 कंप्लीट है, 2 बाकी है, इसका मतलब 4 क्या जुड़ेंगे, क्लोरीन, क्या जुड़ेंगे, क्लोरीन, कितने 4, ये रहा फ्रीऑन 112, क्लोरीन कितने जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे। कोई समस्या यहाँ तक? मेरे हिसाब से नहीं, अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। फ्रीऑन का नामकरण बिल्कुल इजी सा है, थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है बस। अक्ष वाई जेड लगाना है, अक्ष का बराबर अक्ष का मान क्या होगा C-1, y बराबर H+1 और z बराबर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, F की संख्या। कुछ नहीं करना, संख्याएं लगानी है फ्रीऑन के सामने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब है फ्रीऑन के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि अपन ने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो एक तो इसका उपयोग होता है अक्रिय विलायक के रूप में। अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करने वाला विलायक, ऐसा विलायक जो क्रिया नहीं करता है, मतलब किसी भी विलय के साथ में विलयन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अक्रिय विलायक, जो कि विलय से क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकताएं कंप्लीट हो जाती है क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन से, और वो एक बहुत ही मजबूत बंध से बंधे होते हैं, इसलिए वो बंध टूटेंगे नहीं और दूसरों से क्रिया होगी नहीं। ठीक है, तो ये अक्रिय विलायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है फ्रीऑन का। दूसरा रेफ्रिजरेटर, मतलब अपने जो फ्रिज होता है, जो ठंडी करने वाली चीजें हैं, फ्रिज में अपन पदार्थों को ठंडा रखते हैं। दूसरा एसी भी क्या करती है ना, ठंडी हवा देती है। दूसरा क्या, शीत संग्रहागारों में, ऐसे संग्रहागार मतलब ऐसे घर बनाए हुए रहते हैं, ऐसे लैब जिनमें किन्हीं पदार्थों को ठंडा करने के लिए, जैसे आपको पता होगा जब ब्लड का डोनेशन किया जाता है तो उस ब्लड को परिस्थितिक भंडारण किया जाता है, उसका मतलब ठंडे स्थानों पर उनको रखा जाता है। तो वो संग्रहागार जिनमें किन्हीं पदार्थों को ठंडा रखा जाता है, उनमें परिस्थितक के रूप में भी इस फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के फ्रीऑन क्या एक प्रकार का परिस्थितक है। फ्रीऑन क्या है, परिस्थितक, मतलब ठंडा रखने वाला, किसी पदार्थ को ठंडा रखने वाला है फ्रीऑन। तो रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में, एसी में और शीत संग्रहागारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या फ्रीऑन का। यहाँ फ्रीऑन जो है वो अपने कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे CNG की। किसकी बात करेंगे, CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG के बारे में चर्चा हम करते हैं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर देना, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर देना, CNG का मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऐसी प्राकृतिक गैस जिसको क्या कर दिया गया है, संपीड़ित कर दिया गया। और प्राकृतिक गैस क्या होती है, देखो प्राकृतिक गैस का मतलब होता है प्रकृति से प्राप्त होने वाली, अर्थात जब पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है तो उनके ऊपर एक परत के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर एक परत के रूप में पाई जाती है। चलो इसको अपन इसकी परिभाषा ले लेते हैं पूरी। जब पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर गैसों की परत को प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसे उच्च ताप व दाब पर उच्च दाब पर संपीड़ित कर क्या बनाई जाती है, CNG, संपीड़ित कर
CNG बनाई जाती है। वापस ध्यान दें, जब पेट्रोलियम पदार्थों का खनन होता है तो उनके खनन से पहले, पेट्रोलियम पदार्थों तक पहुंचने से पहले उनके ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, जैसे मान लो ये हमारा भूगर्भ है और यहां पर मान लो कोई पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, ये हो गए पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ, इन पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर परत के रूप में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इन पेट्रोलियम पदार्थों के खनन से पूर्व में जो प्राकृतिक गैस अपन को प्राप्त होती है, उस प्राकृतिक गैस को निकाल करके क्या करेंगे, उच्च दाब पर, उच्च ताप पर उसको संपीड़ित करेंगे। और संपीड़ित करने का मतलब है पिचकाना, दाब लगाना उस पर। और आपको पता है गैसों के कणों पर जब दाब लगाया जाता है तो गैसों के कण पास पास आ जाते हैं, गैसों के कण पास पास आ जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं। उसको क्या कहते थे अपन? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखो एलपीजी और सीएनजी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलपीजी को भी दाब लगा करके संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है, लेकिन वो गैस प्राकृतिक नहीं होगी, वो पेट्रोलियम के खनन, पेट्रोलियम पदार्थों का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, उस समय जो गैस निकलती है उस गैस को संपीड़ित करेंगे। अभी सीएनजी में अपन किसको संपीड़ित कर रहे हैं? प्राकृतिक गैस। सीएनजी में प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर रहे हैं तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गई। एलपीजी में क्या होगा? एलपीजी की अपन चर्चा बाद में करेंगे, एक बार पहले अपन इसको क्लियर करेंगे। एक, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम, जिसकी वजह से, कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसें कम बनेगी, कम बनेगी, ठीक है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनेगी, अर्थात पर्यावरण है वो ज्यादा प्रदूषित नहीं होगा सीएनजी के उपयोग से। आपको पता होगा आजकल ऑटो वगैरह या जो भी वाहन चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम अधिकतर सीएनजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि सीएनजी के प्रयोग से, साधनों में सीएनजी का प्रयोग किया जाए। क्यों किया जाए? कि प्रकृति में प्रदूषण है वो कम फैले, ठीक है। तो सीएनजी जो है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, जिसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 व CO इन दोनों की मात्रा कम बनेगी, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी तुलना में एलपीजी। किसकी तुलना करते हैं? एलपीजी की तुलना करते हैं। सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी तो आपको बता दिया प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करना है। एलपीजी में क्या होता है? इसका पहले तो हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखो ये तो प्राकृतिक गैस थी और ये पेट्रोलियम गैस है। प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर परत के रूप में पाया जाता है, उसको संपीड़ित करना हो तो क्या हो गया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसको भी संपीड़ित करेंगे, लेकिन यहां पर गैस कौन चुकी? पेट्रोलियम गैस। अब इसको क्या करेंगे? जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया जाता है। प्रभाजी आसवन का मतलब जब पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं, मिक्स में प्राप्त होते हैं बहुत सारे, जिनमें पेट्रोल, डीजल, कोलतार, ये डामर वगैरह, स्नैक वगैरह, प्राकृतिक पेट्रोलियम गैसें वगैरह सभी मिक्स में पाई जाती है, ठीक है। उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन, एक पृथक्करण की विधि का प्रयोग किया जाता है, जो आपने छोटी क्लासों में मेरे हिसाब से पढ़ा भी होगा। तो प्रभाजी आसवन के दौरान, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन के दौरान, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान उत्सर्जित गैसों को या उत्सर्जित गैस को संपीड़ित कर द्रव में
या लिक्विड में बदला जाता है, इसे क्या कह देते हैं, एलपीजी कहलाता है। देखो सीएनजी और एलपीजी दोनों ही गैसों को संपीड़ित करके बनाई जाती है, लेकिन सीएनजी तो प्राकृतिक गैसों को संपीड़ित करके बनाई जा रही है, क्योंकि उसके नाम में ही है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करना। और प्राकृतिक गैस क्या होती है, जब पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो एक परत के रूप में गैसें पाई जाती है, उन गैसों को बाहर निकाल कर संपीड़ित करना। और एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब पेट्रोलियम गैस को क्या बना दिया, लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव है, और आपको पता होगा गैसें जो है वो द्रव कब बनेगी, जब गैसों के कण पास पास में आएंगे। अपन ने पढ़ा था ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर होते हैं, गैसों के कण बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो गैसों के कणों को जैसे अपन दाब लगाएंगे तो उनके कण पास पास में आएंगे, और उनके कण पास पास आने से वो किस में बदल जाएंगे, अपनी नजदीकी अवस्था, अपनी जो समीप वाली जो अवस्था है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, और गैसों के समीप क्या होगी, द्रव। तो द्रव में बदल जाना, गैसों का द्रव में बदल जाना, द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण। और कब, जब उनको संपीड़ित किया जाता है, उन पर दाब लगाया जाता है, तो क्या बन जाएगी वो, द्रव में। और कौन सी गैसें थी, पेट्रोलियम गैसें। इनको पेट्रोलियम गैस क्यों कहा गया, क्योंकि ये पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में, जब पेट्रोलियम पदार्थों को केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोलतार, है ना, स्नेह, इन सबको जब एक साथ गर्म करके उबाला जाता है, तो इनको उबालने पर इनका सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग होते जाते हैं। तो सबसे पहले इनसे जो गैसें हैं वो बाहर निकलेगी। उन पेट्रोलियम गैसों को अपन क्या करेंगे, संपीड़ित करेंगे, द्रव में बदल देंगे, तो वो गैसें कौन सी बन जाएगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब इनकी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि एलपीजी और सीएनजी दोनों में अंतर। एक तो आपको समझ में आ गया, इनमें प्राकृतिक गैसें थी, इनमें पेट्रोलियम गैसें हैं। अब इनमें से श्रेष्ठ कौन सी है दोनों में से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अपन इनकी श्रेष्ठता पर चर्चा करेंगे, दोनों में से अच्छी कौन सी है। तो एलपीजी की तुलना में, एलपीजी की तुलना में सीएनजी श्रेष्ठ होती है, क्यों, ठीक है। एलपीजी की तुलना में सीएनजी श्रेष्ठ होती है, क्यों श्रेष्ठ होती है सीएनजी। अभी अपन ने पढ़ा कि एलपीजी जो है वो द्रवित है, द्रव में बदली हुई है, और सीएनजी केवल संपीड़ित है, गैसों को संपीड़ित किया गया है, लेकिन पूर्णतया वो द्रव में नहीं बदली है, जबकि एलपीजी पूर्णतया द्रव में बदल गई है, तभी तो उसको लिक्विड, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। सीएनजी लिक्विड नहीं है, सीएनजी क्या है, संपीड़ित की गई है, कुछ मात्रा में हो सकता है उसके कण बहुत अधिक नजदीक आने पर वो द्रव में बदल जाए, है ना। बाकी ये तो एक तो एलपीजी तो पूर्णतया द्रवित है और सीएनजी क्या है, संपीड़ित है। तो इनमें से दोनों में से भारी कौन सी होगी। आपको पता होगा गैसें हल्की होती है, द्रव भारी होते हैं, और द्रवों से ही भारी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। सर्वाधिक ठोस कौन होते हैं, जो कठोर, सर्वाधिक कठोर कौन होते हैं, ठोस होते हैं। उनके बाद में द्रव, उसके बाद में गैस सबसे हल्के होते हैं। तो गैसें हल्की होती है, द्रव उनसे भारी होता है, तो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब द्रवित है ये सीएनजी की तुलना में क्या होगी, भारी होगी, सीएनजी की तुलना में भारी होगी। मान लो अपन ने रसोई गैस में, अपन ने रसोई के अंदर एलपीजी का उपयोग कर रखा है, और एलपीजी का अगर रिसाव हो गया, तो एलपीजी के रिसाव से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एलपीजी भारी होने के कारण यही चारों ओर फैल जाती है, अपने आसपास, रसोई के अंदर ही आसपास में चारों ओर नीचे ही फैल जाती है, सतह पर ही। अब अगर हल्की सी चिंगारी अगर वहां पे बन जाए, तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अतः सीएनजी का अगर रिसाव हो गया, मान लो उसी रसोई में अगर सीएनजी का रिसाव हो रहा है, तो सीएनजी क्या है, हल्की गैस है, और हल्की होने की वजह से वो क्या होती है, वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है। हल्की गैसें क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। हल्की चीज हमेशा ऊपर जाएगी, आपको पता होगा। गैसें अगर किसी पदार्थ को जलाते हैं, उससे गैसें बढ़ती है, वो गैसें ऊपर उड़ती है, आपको पता है, उड़ती है ना। जबकि भारी पदार्थ नीचे रह जाते हैं। अगर अपन बिलोवना करते हैं घर पे,
करते हैं, उनमें जो छाछ होती है वो भारी पैदे पर रह जाती है और जो घी होता है वो हल्का ऊपर आ जाता है, उठ जाता है ऊपर। इसी प्रकार एलपीजी का रिसाव होने पर वो नीचे ही रह जाएगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और सीएनजी की रिसाव होने पर सीएनजी क्या होती है, ऊपर वायुमंडल में उड़ जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए ईंधन के रूप में एलपीजी की तुलना में सीएनजी श्रेष्ठ है, इसके रूप में ईंधन के रूप में, ठीक है ना, ईंधन के रूप में। देखो क्यों है श्रेष्ठ, एलपीजी भारी होने के कारण रिसाव होने का मतलब लीक होने पर, अगर लीक हो जाता है एलपीजी का सिलेंडर, रिसाव होने पर सतह पर ही फैल जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि सीएनजी क्या होती है, हल्की होने के कारण रिसाव होने पर वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है, ऊपर वायुमंडल में उठ जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। अतः दोनों में से श्रेष्ठ कौन है ईंधन के रूप में, सीएनजी श्रेष्ठ है, ठीक है। अब अपन सीएनजी के कुछ उपयोग देखते हैं, सीएनजी के उपयोग। देखो सीएनजी के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होगी, मेथेन। मुख्य गैस कौन सी होती है सीएनजी में, यहीं पर लिख देते हैं अपन, मुख्य गैस तो होती है मेथेन, ठीक है। ध्यान रखना, कोई छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा कभी कभार 1 नंबर का कि सीएनजी में मुख्य गैस कौन सी है, मेथेन। मेथेन का मतलब CH4, मेथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सभी में तो CH4 मेथेन बन गया। अब अपन बात करते हैं इसके उपयोगों की। पहला उपयोग हो गया घरेलू ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में। घर पे खाना पकाने के लिए सिलेंडर में जो गैस होती है कौन सी होती है, सीएनजी होती है। एक बात और बता दूं, सीएनजी में जो लीक होने पर आसमान में ऊपर उठ जाती है, उससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा उपयोग इसका क्या होगा, आजकल आपको पता है जो आवागमन के संसाधन है, आवागमन के जो साधन है उनमें भी सीएनजी गैस का प्रयोग होने लग गया डीजल और पेट्रोल की जगह पर, ठीक है। तो लिख लो, वाहनों में डीजल व पेट्रोल के स्थान पर किस रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के, ये लो सीएनजी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। सीएनजी गैस जो है उसके उपयोग एक तो हो गया घरेलू ईंधन के रूप में, घर में खाना पकाने के लिए ना, और दूसरा हो गया साधनों के अंदर डीजल और पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जाता
है। देखो साधन होता है, साजन नहीं होता। साजन के साजन आए होने में तो डी का साजन को नहीं अगर हम कहीं अगर साधन हो अगर साजन तो कहीं हुए। हाँ समझ गए थे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में अपन कुछ बहुलकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़े हैं और आगे की कक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही छोटा सा आपको मैं होमवर्क देता हूं आज। एक तो आपको इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट कर लिया करो, एक बार और देख लिया करो वीडियो को एक बार और देख के आपको समझ में आ जाएगा 100% गारंटी है। नहीं आया तो आप कमेंट कर देना कि सर मैंने इसको 2 बार देख लिया फिर भी मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर मैं आपको घर पे आता हूँ समझाने के लिए, आप चिंता मत करना, ठीक है। मेरे पास में पास है लॉकडाउन में चलने का। हाँ तो एग्जाम होमवर्क रहेगा आपका HW, ठीक है। HW एक तो है आपको फ्रियोन 112 का अनुसूत्र, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान दें, ये फ्रियोन 112 का अनुसूत्र आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे भी हैं और आपने जवाब भी दिया है, ठीक है। एक आपको IUPAC नामकरण करना है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, नाम याद हो जाना चाहिए IUPAC की फुल फॉर्म, ठीक है। और IUPAC में आपको एक में दे देता हूं एल्कीन का CH3 CH CH2 CH3 और अठ दे देना हमें डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक हाइड्रोजन है आपका हाइड्रोजन क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है हाइड्रोजन आपका ब्रोमीन, ठीक है। वो थान करो कर लो आई बन गो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड क्लोरीन डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन और सिंगल बॉन्ड CH3। एक थान IUPAC नामकरण कर लानू है करो, पक्का करना है। कमेंट में बताना है कि सर मैं कर लियो, नहीं तो मैं सोचूंगा कि एक ही समझ में पड़े, ठीक है।